नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र और झारखंड अडानी के औद्योगिक साम्राज्य के लिए बेहद जरूरी बन चुके इन दोनों राज्यों में सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी हर तरह से हाथ पैर मार रही है। आप जानते हैं कि झारखंड में उसने किस तरह से घुसपैठियों का मुद्दा छेड़ा हुआ है। इसके अलावा उसने हेमंत सोरेन के परिवार को तोड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ा और सारी कोशिशें कर ली कि किसी भी तरीके से झारखंड में उसकी सत्ता आ जाए। और वही खेल बीजेपी महाराष्ट्र में भी खेल रही है। महाराष्ट्र में सारी बातों को छोड़कर बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम की पिच पर उतरने का निर्णय लिया और मोदी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से लेकर मोदी के एक है तो सेफ है के नारे को बीजेपी ने बुलंद किया। हालांकि अब इन नारों पर ही महायुति में दरार छिड़ गई है, तो फिलहाल उन नारों पर अब ज्यादा बात नहीं हो रही और माना यह जा रहा है कि जैसे बीजेपी को 400 पार के नारे से नुकसान हो गया था, वही नुकसान बीजेपी को इन दो नारों से भी महाराष्ट्र में हो सकता है। और महाराष्ट्र और झारखंड में जबकि बीजेपी सारे खेल खेलने के बावजूद अभी भी विनिंग सिचुएशन, यानी उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जीत पाएगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस समय पूरे ताकत के साथ उसका मुकाबला कर रहा है, उसका सामना कर रहा है, उसकी हर रणनीति का खुलासा जनता के बीच कर रहा है। और अभी से थोड़ी देर पहले आप सुन भी रहे होंगे कि राहुल गांधी आज अमरावती में हैं और वहां पर वो जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं बीजेपी पर, और उधर खड़गे जी पहुंचे हुए हैं झारखंड, वहां से वो प्रहार कर रहे हैं। सारे लोग इस समय इंडिया गठबंधन के सारे नेता बीजेपी की रणनीतियों का, उसके प्लान का, जनता को बांटने और काटने की उसकी साजिशों का खुलासा करने में लगे हुए हैं। और बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि उसके इस खेल में संघ का उसको पूरा साथ मिलेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि संघ ने बीजेपी से किनारा कर लिया है। संघ ने शायद बीजेपी को इस बार चुनाव में अकेला छोड़ दिया है। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी मोहन भागवत का कल एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने डंडा चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि अपनों पर भी डंडा चलाना पड़ता है। हालांकि मोहन भागवत ने बहुत खुलासे से ये बात नहीं की, उन्होंने नरेंद्र मोदी का या अमित शाह का या योगी का किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब ये कयास लग रहे हैं कि आखिर मोहन भागवत किस पर डंडा चलाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब मोदी ने अपने खुद के अविनाशी होने की और दैवीय अंश होने की जब बात कही थी, तो उस बात पर बहुत बाद में मोहन भागवत ने तंज कसा था और ये कहा था कि मनुष्य की तो इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं, वो देवता भी होना चाहता है, वो परमात्मा भी होना चाहता है। और उसमें उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया था, लेकिन जिस तरह से तंज कसा था, इसके अलावा जिस तरह से ऑर्गेनाइजर में या विवेक में जिस तरीके से बीजेपी की रणनीतियों का या मोदी के नेतृत्व का कई बार उसकी आलोचना हुई है, उससे समझ में आ रहा है कि संघ जो है इस समय मोदी वाली बीजेपी के कामकाज से बहुत खुश नहीं है। और ऐसे में मोहन भागवत का ये बड़ा बयान सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम में एक यूनिवर्सिटी में विकसित भारत की दिशा ये सम्मेलन चल रहा है 3 दिनों का। इसमें कल मोहन भागवत ने ये कहा, जिसमें विकास और पर्यावरण को लेकर चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा विकास करें या पर्यावरण की रक्षा करें, दोनों में से एक को चुनना है, लेकिन हमें दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि जब तकनीकी प्रगति के मापदंडों की बात आती है तो मात्र 4% जनसंख्या को 80% संसाधन मिलते हैं और ऐसे विकास के लिए लोगों को पूरी मेहनत से काम करना होता है। नतीजे न मिलने पर निराशा होती है और ऐसी स्थिति में कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं और अपने ही लोगों पर डंडा चलाना पड़ता है, जो आज की स्थिति में साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब मोहन भागवत के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? क्या मोहन भागवत अब ये कह रहे हैं कि जो बात राहुल गांधी कहते रहे हैं कि आपने देश के पूरे संसाधन जो है वो कुछ लोगों के हाथों में ही दे दिए हैं, और अब क्या मोहन भागवत भी यही बात कह रहे हैं? क्या वो ये मान रहे हैं कि विकास के नाम पर पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है और विकास के नाम पर देश की एक बड़ी आबादी जो है उसको तंगहाली में रहना पड़ रहा है? और ऐसे में डंडा चलाया जाना चाहिए और किस पर चलाया जाना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं मोहन भागवत, ये इस समय चुनाव के बीच में एक नई चर्चा का विषय बना हुआ है। इधर महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की बात जब हम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में इस समय सीएम पद को लेकर भी जबरदस्त खींचतान मची हुई है। महाविकास आघाड़ी में इस मुद्दे पर कोई वो मतभेद नहीं है, वहां पर उन लोगों ने तय कर लिया है कि हम बाद में देख लेंगे, और एक अघोषित समझौता उनके बीच है कि हो सकता है उद्धव ठाकरे ही फिर से सीएम बने। लेकिन महायुति में इस समय जबरदस्त घमासान है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये मानकर चल रहे हैं कि सीएम पद उन्हीं को मिलना है
लेकिन अमित शाह ने एक रैली में, पुणे की एक रैली में कह दिया कि देवेंद्र फडणवीस को मजबूत बनाइए। अब इसके बाद कयास लगने शुरू हो गए कि क्या देवेंद्र फडणवीस सीएम का चेहरा होंगे। लेकिन इधर अजित पवार ने भी एक नई बात कह दी। एक बार उन्होंने ये कहा कि चपरासी भी चाहता है कि वो क्लर्क की पोस्ट पर पहुंचे, यानी हर कोई अपना प्रमोशन चाहता है, तो जाहिर है मैं भी चाहता हूं, यानी वो खुद को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन आज उनसे जब एक सवाल किया गया था कि आपको अभी तक महाराष्ट्र के तमाम मुख्यमंत्रियों में से आप किसको बेहतर मानते हैं, किसको सबसे अच्छा मानते हैं, तो उन्होंने ना बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम लिया, ना उन्होंने महायुति के मतलब एकनाथ शिंदे का नाम लिया। अजित पवार ने नाम लिया विलासराव देशमुख का, जो कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और अब दिवंगत हो चुके हैं विलासराव देशमुख। उनके बेटे इस समय चुनावी मैदान में हैं और उनके एक बेटे अभिनेता रितेश देशमुख वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और अभी रितेश देशमुख का एक बड़ा बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था धर्म खतरे में नहीं है, बीजेपी खतरे में है। और बीजेपी के खतरे पर जिस तरह से उन्होंने तंज कसा था वो काफी वायरल हुआ। और अब उन्हीं विलासराव देशमुख के लिए अजित पवार ने यह कहा है कि वो अब तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री रहे। तो महाराष्ट्र में इस समय जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, महायुति में जिस तरह की दरारें दिख रही हैं, बीजेपी जिस तरह अकेली पड़ती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसे में जब संघ ने भी बीजेपी को अकेला छोड़ दिया है ऐसा दिख रहा है और भागवत डंडा चलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी इन दोनों चुनावों में अपने मकसद को पा सकेगी? क्या वो झारखंड और महाराष्ट्र अदानी के लिए सुरक्षित रख पाएगी? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले एक और बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने आज अमरावती में। उन्होंने पीएम मोदी के मेमोरी लॉस की बात कही है। अभी तक राहुल गांधी बहुत तरीके से पीएम मोदी पर हमला बोल चुके हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये पहली बार है जब उन्होंने जबरदस्त तंज कसा है। और इसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उनका हवाला देते हुए राहुल गांधी ने तंज कसा है पीएम मोदी पर। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, आइए उसको सुनते हैं। मेरी बहन मुझे बता रही थी कि उन्होंने मोदी जी का भाषण सुना और उस भाषण में उन्होंने, मेरी बहन ने मुझे कहा कि जो हम बोलते हैं वही मोदी जी आजकल बोल रहे हैं। पता नहीं शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। पता नहीं, शायद अगली मीटिंग में आपके पास आएंगे, कहेंगे भैया महाराष्ट्र की सरकार सोयाबीन के लिए 7,000 रुपए देती है प्रति क्विंटल। मैंने कहा कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन पे आक्रमण कर रही है। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी संविधान पर आक्रमण कर रही है। हर भाषण में मैं कह रहा हूं, मैं इसको लेके खड़ा हो रहा हूं, कह रहा हूं कि भाई इस पर बीजेपी आक्रमण कर रही है। 1 साल से मैं बोल रहा हूं। मोदी जी को पता लगा कि लोगों को गुस्सा आ रहा है, तो मोदी जी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहा है कि राहुल गांधी संविधान पर आक्रमण कर रहा है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं कि 50% की रिजर्वेशन की जो दीवार है उसको हम तोड़ के परे कर देंगे। लोकसभा में मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने बोला कि 50% की जो रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, जिसको आप नहीं तोड़ना चाह रहे हो, उसको हम लोकसभा में तोड़ के दिखाएंगे। उनके सामने मैंने बोला मेमोरी लॉस हो गई। मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है। राहुल गांधी, उनके सामने मैंने बोला कि मैं 50% की जो दीवार है उसे तोड़ने वाला हूं। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन उस दीवार को तोड़ेगी। और मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, कहते हैं राहुल गांधी तो रिजर्वेशन के खिलाफ है। अगली मीटिंग में कहेंगे
कि राहुल गांधी जाति जनगणना के खिलाफ है। मैंने उनके सामने बोला, मोदी जी जाति जनगणना कराइए, देश को पता लगना चाहिए कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, देश को पता लगना चाहिए। तो राहुल गांधी ने यहाँ पर एक भी मुद्दा ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर मोदी अब उनको घेर सके। जाति जनगणना, आरक्षण, संविधान, सोयाबीन किसान, सारे मुद्दों पर राहुल गांधी ने एक तरह से नरेंद्र मोदी को निरुत्तर कर दिया है या निशस्त्र कर दिया है कि अब वो कौन से हथियार चलाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी जितनी बातें बोलते हैं ये सच्चाई भी है कि पिछले कई समय से राहुल गांधी को उन्हीं बातों के लिए आरोपी ठहराया जा रहा है, उन पर दोष मढ़ा जा रहा है जो बातें उन्होंने कभी कही ही नहीं। यानी राहुल गांधी को लेकर जो फेक न्यूज की फैक्ट्री बीजेपी जोरदार चला रही थी, आज उसका पूरा खुलासा राहुल गांधी ने कर दिया। और इधर संघ जो है वो बीजेपी को अकेला छोड़ दिया है। राहुल गांधी मोदी के मेमोरी लॉस की बात कर रहे हैं, भागवत जो है वो डंडा चलाने की बात कर रहे हैं, योगी इस समय चुप हैं, अब उन्हें यूपी की चिंता होनी चाहिए, वहां पर जैसी घटनाएं हो रही हैं। मेरा ख्याल है योगी अब चुनाव प्रचार छोड़कर यूपी पर थोड़ा ध्यान देंगे। और उधर हेमंत सोरेन जो हैं वो जिस तरीके से झारखंड में मोर्चा संभाले हुए हैं और बिरसा मुंडा को लेकर कल जो बीजेपी ने खेल खेला, यानी उसने एक दिल्ली में सराय खान चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा, उस पर हेमंत सोरेन ने अब बीजेपी को घेर लिया है। ऐसी कई सारी चीजें इस समय चुनाव में चल रही हैं और जिनसे बीजेपी इस समय मुसीबत में पड़े हुए दिख रही है। तो क्या बीजेपी आखिर ऐसे में, जबकि राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और मोहन भागवत भी जब उस पर हमला करने लगे हैं, तो क्या बीजेपी अपनी रक्षा कर पाएगी और क्या अदानी के हितों की रक्षा कर पाएगी? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, अभी राहुल गांधी का जो बयान था, मेरा ख्याल है हिंदी की उनको थोड़ी सी दिक्कत है, अगर वो अंग्रेजी में बोलते तो उसका इम्पैक्ट कुछ अलग होता है। हिंदी में बोलने में वो का की गड़बड़ कर जाते हैं और अमेरिका का राष्ट्रपति जिस तरह से उन्होंने कहा थोड़ा सा खटकता है, लेकिन जो बात उन्होंने कही वो गलत नहीं थी। जो जिस चीज को लेकर उन्होंने मोदी जी पर तंज कसा कि जो बात मैंने कभी कही ही नहीं, वो उसी बात के लिए मुझे दोषी ठहराते रहते हैं। मैंने खुद कहा था कि मैं आरक्षण की सीमा को खत्म करूंगा, लेकिन वो कहते हैं कि आरक्षण विरोधी है। मैं कहता हूं हम संविधान को बचाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मैं संविधान विरोधी हूं। तो इस तरह से उन्होंने जैसे मोदी जी पर तंज कसा है, मेमोरी लॉस की बात कही है, क्या ये एक बड़ा प्रहार है? और इधर मोहन भागवत जो कह रहे हैं कि हमको कभी कभी डंडा चलाना पड़ता है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं मोहन भागवत? समिता जी, पहले तो राहुल गांधी की बात की है। राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणियां की हैं, ये टिप्पणियां साफ तौर पर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की जो रणनीति रही है उसको ध्वस्त करती हुई नजर आती है राहुल गांधी की ये टिप्पणी। चूँकि नरेंद्र मोदी अभी तक बातों को ट्विस्ट करने के आदी रहे हैं और उसी तरीके से वो ट्विस्ट करते भी रहे हैं। अब जैसे आपको याद होगा कि जब 2014 का लोकसभा चुनाव चल रहा था तो प्रियंका गांधी ने एक टिप्पणी की थी कि ये नीच राजनीति है। उसको मोदी जी ने ट्विस्ट कर दिया था कि मुझको नीच कहा गया और मेरी जाति को नीच कहा गया। इस तरीके से मोदी जी ट्विस्ट करते रहते हैं। इसी तरीके से राहुल गांधी ने जब वहाँ गए थे, यूएस गए थे अभी वो, और वहाँ जो उनसे आरक्षण पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस पर यह कहा कि जो चीज़ें हैं, मतलब जिस तरीके से अत्याचार है और जाति के आधार पर भेदभाव है, वो समाप्त हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब वो समाप्त हो जाएगा तो आरक्षण की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। राहुल गांधी की इस बात को ये कहा गया यहाँ कि राहुल गांधी कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। तो राहुल गांधी ने आज नरेंद्र मोदी की इस एक तरीके से कहा जाए जो शूडनेस है, उसका अंग्रेजी शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, हिंदी इस्तेमाल करना नहीं चाहूंगा क्योंकि हिंदी में वो गाली समझ लिया जाएगा, अंग्रेजी शब्द को जो है वो शूडनेस वो अच्छे विशेषण के तौर पर ले लिया जाएगा। तो जो शूडनेस है उसकी राहुल गांधी ने एक तरीके से हवा निकाली है, ये इस तरीके से कहा जा सकता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की रणनीति को राहुल गांधी ने उनकी मेमोरी लॉस से जोड़ दिया कि ये मेमोरी लॉस है, नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं ये उनकी कोई रणनीति नहीं है, ये बताने की कोशिश एक तरीके से राहुल गांधी ने की है। अब जो नुकसान नरेंद्र मोदी जी को है वो ये है शर्मिष्ठा जी कि मोदी जी आज जा रहे हैं विदेश जी, वो 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। तो अब राहुल गांधी के इस प्रहार का जवाब मोदी जी किस तरीके से देते हैं ये देखना होगा कि वो मेमोरी लॉस उनकी जो है वो काम करती है या जो उनकी जो शूडनेस है पॉलिटिक्स की वो काम करती है, ये देखना होगा वो किस तरीके से जवाब देते हैं। दूसरा जो मोहन भागवत जी का कहना है कि साहब वो डंडा कभी कभी चलाना पड़ता है, तो हो सकता है कि इसके जरिए मोहन भागवत ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि बीजेपी के ऊपर अभी भी आरएसएस का कब्जा है।
बीजेपी को अभी भी आरएसएस ही संचालित करता है। बीजेपी को एक तरह से कहा जाए कि जो करती है बीजेपी वो आरएसएस से पूछ के करती है और आरएसएस तय कर सकता है कि बीजेपी में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। मोदी जी तय नहीं करेंगे यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा या किस तरीके से राजनीति करनी है, या मोदी तय नहीं करेंगे, इसको अभी भी आरएसएस तय करेगा। चूंकि ये बात लंबे समय से चल रही थी शर्मिष्ठा जी कि नरेंद्र मोदी अब आरएसएस से भी बड़े हो चुके हैं। वो बार बार ये संकेत देने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी महामानव की श्रेणी में पहुंच चुके हैं और अब उनको आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोगों ने कल भी शर्मिष्ठा जी चर्चा की थी कि आरएसएस जिस दिन चाहेगा वो 1 मिनट में मोदी जी को अडवाणी या बलराज मधोक बना देगा, क्योंकि उसके पास ये शक्तियां हैं। और अभी भी जो लोग मोदी जी के लिए वाह वाह करते घूमते हैं वही लोग 1 मिनट में मोदी जी के लिए बुराई करते हुए भी घूमेंगे। तो ये आरएसएस के पास शक्तियां। तो आरएसएस ने मतलब भागवत जी ने जो डंडा चलाने की बात कही है उसको इस तौर पर देखा जा सकता है कि ये डंडा जो है वो आरएसएस के पास है और डंडा चला के आरएसएस मोदी योगी फडणवीस गडकरी सबको हाँक सकता है, ये बताने का प्रयास एक मोहन भागवत ने किया है। चूंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा साहब का जो वक्तव्य आया था कि अब बीजेपी बालिग हो गई है, अब उसको आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है, एक तरीके से मोदी जी की तरफ से ये संकेत देने की कोशिश की गई थी आरएसएस को कि आप अपना आप जो है काम खत्म कीजिए, हम अब सक्षम हो गए हैं और हमें अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। चूंकि मोदी जी के साथ कॉर्पोरेट घराने हैं तो ये कॉर्पोरेट घरानों के दम पे भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी अपनी तरीके से हाँक सकते हैं। ये जो संकेत देने की कोशिश की थी उसके बाद लगातार मोहन भागवत लोकसभा चुनाव के बाद संकेत देते रहे कि वो मोदी के ऊपर टिप्पणियां करते रहे, परोक्ष रूप से, जाहिर तौर पे नहीं, लेकिन वो एक तरह से कहा जाए उन टिप्पणियों का लोगों ने यही अर्थ निकाला कि वो मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि लोग भगवान बन जाना चाहते हैं और सबक सिखाया, जनता बड़ी है, इस तरह की बातें जो करते रहे। तो आज भी जो उन्होंने डंडा चलाने की बात कही है शर्मिष्ठा जी, इसको इसी तौर पर देखा जा सकता है कि शायद वो बताने की कोशिश कर रहे हैं या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी आरएसएस ही संचालित करेगा। कोई मोदी योगी या अमित शाह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भाग्य विधाता नहीं हो सकते। बीजेपी का भाग्य विधाता अभी भी आरएसएस है, शायद ये बताने की कोशिश है मोहन भागवत की तरफ से। जी, मोहन भागवत ने अपना मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी अगर सत्ता में रहती है या उसको सत्ता में बने रहना है तो संघ की सोच पर या उसके निर्देशों पर चलना होगा। लेकिन फिलहाल मोदी ऐसा करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। और ये केवल ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बात हो रही है या कि अपने मनमानी करने की, यानी अपने मन के नेताओं को अलग अलग पदों पर रखने की या मुख्यमंत्री बनाने की या किसी को हटाने की, केवल यही मर्जी नहीं चल रही। मोदी जिस तरीके से खुलकर कॉर्पोरेट का साथ दे रहे हैं और उसको लेकर बीजेपी का एक ये जो पूंजीवादी चेहरा या खुलकर पूंजीपतियों के कदमों में झुक जाने वाली जो बात है, ये जनता के सामने खुल चुकी है। राहुल गांधी ने इस बात को अच्छे से खोल दिया है और संघ के लिए अब शायद एक चिंता का विषय ये भी है और इसीलिए शायद मोहन भागवत इस बात को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि 80% संसाधन जो है वो मात्र 4% लोगों के पास है। यानी देश में जो वर्ग विभेद या जो आर्थिक असमानता जो बढ़ती जा रही है उसकी ओर मोहन भागवत ने इशारा किया। लेकिन सवाल ये है कि मोहन भागवत को तो ये आर्थिक असमानता दिख रही है, मोदी को ये चीज कभी नजर आएगी या नहीं नजर आएगी, और हमारे मीडिया को कभी ये चीज नजर आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी मीडिया जो है वो पूरी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी जो है उसको एक तरफा जीत मिल रही है और सब कुछ चंगासी वाले माहौल में बीजेपी जो है वो बना हुआ, मीडिया जो बना हुआ है। और राहुल गांधी ने अपने आज के एक बयान में उन्होंने इस मीडिया पर भी तंज कसा। क्या कुछ कहा है, मेमोरी लॉस के बाद अगला तंज क्या था राहुल गांधी का, उसको सुनते हैं। जैसे अभी मैंने बोला नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। आप देखना, आज शाम को टीवी देखना, कहेंगे मोदी जी की मेमोरी तो बड़ी जबरदस्त है, वो एक बार कुछ सुन लेते हैं तो 70 साल के लिए वो उसको भूलते नहीं है। और फिर उसमें जोड़ देंगे जब वो छोटे थे, झील में जाके वो मगरमच्छ से लड़े थे और मगरमच्छ को उन्होंने डुबाया, मगर जब गंगा जी में जाते हैं तो लगता है कि तैरना नहीं जानते हैं। अमरिंदर जी, यहाँ पर राहुल गांधी बिल्कुल नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। मतलब
वो कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने मीडिया को भी इस तरह से लपेटे में लिया कि अब आज शाम को जो चर्चा होगी वो मगरमच्छ वाली बात होगी, जिसमें मोदी जी ने उनके जो बचपन के बाल नरेंद्र के जो किस्से हैं वो सुनाए जा रहे हैं अमर चित्र कथाओं की तरह, वो वाली बात जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने तंज कसा है। अब सवाल ये है कि मीडिया जो है पूरी तरह से माहौल बना रहा है, और हम जानते हैं कि मीडिया पर कितना बड़ा जो पूंजी जो है लगी हुई है उद्योगपतियों की, और जाहिर है जिसकी पूंजी है वो अपने हित देखेगा और उन लोगों का भला देखेगा जिनसे उसके हित सधते हैं, यानी बीजेपी का फायदा वो मीडिया कराने की कोशिश करेगा ताकि बदले में बीजेपी जो है वो अदानी अंबानी इन लोगों का फायदा कराए। ये बिल्कुल गिव एंड टेक वाली बात जो है वो दिख रही है। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी जिस तरह से पोल खोल रहे हैं, और हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में भी मीडिया जो है वो साथ में नहीं था कांग्रेस के, और सारी एजेंसियां कांग्रेस के खिलाफ थी, कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र में एकदम चुनाव पलट गया। उम्मीद नहीं थी बीजेपी को कि इस तरह से उसके हाथों से सीटें निकल जाएंगी। महाराष्ट्र जो है उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा प्रमुख राज्य, और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सीटें कम हुई, महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सीटें कम हुई। अब इस बार विधानसभा चुनाव में जबकि एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस तीनों अलग अलग दिशाओं में, 3 दिशाओं में बीजेपी को, महायुति को हाँक रहे हैं, और ऐसे में मीडिया अगर ये माहौल बनाने की कोशिश भी कर रहा है, और ऊपर से राहुल गांधी ने बता दिया कि आपकी जो सरकार है ये चुराई हुई सरकार है, और किस तरीके से अदानी उस बैठक में शामिल थे जहां पर सत्ता को बदलने की जो पूरी तैयारी हो रही थी। अब ऐसे में क्या मीडिया बीजेपी का बचाव कर पाएगा? संघ ने तो पहले ही ऐसा लग रहा है कि किनारा कर लिया है, मीडिया भी क्या किनारा करेगा, या मीडिया आखिर तक बीजेपी का साथ देगा? किस तरह बचा पाएगा मीडिया? देखिए समिता जी, मीडिया बीजेपी का बहुत विश्वस्त सहयोगी है और मोहन भागवत से ज़्यादा विश्वस्त सहयोगी है। मोहन भागवत बीच में कच्चा दे सकते हैं मोदी जी को, लेकिन ये मीडिया कच्चा नहीं दे सकता मोदी जी को। ये कई बार साबित हुआ है, और राहुल गांधी जो तंज कस रहे हैं उस राहुल गांधी के तंज में भी यही बात है समिता जी, कि ये मीडिया किस तरीके से मोदी जी की भक्ति में विलीन है। दूसरा बड़ा कारण ये है कि जो देखिए पूंजी किसकी लग रही है, सवाल ये है मीडिया में, वो पूंजी उन्हीं औद्योगिक घरानों की बताई जाती है जो मोदी जी के मित्र कहे जाते हैं, राहुल गांधी जिनको A1 A2 कहते हैं। अधिकांश मीडिया घराने आजकल उसी पूंजी से संचालित हो रहे हैं। लगभग 75% मीडिया पर कब्जा जो है वो उन्हीं 2 घरानों का है, A1 A2 का। तो जाहिर सी बात है कि वो A1 A2 के चूँकि स्वार्थ जुड़े हुए हैं एक तरीके से मोदी जी के साथ, निजी स्वार्थ जुड़े हुए हैं, तो वो उनकी मदद करेगा। आज ही जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि एक है तो सेफ है, को इसको इस तरीके से पढ़ा जाए कि एकनाथ है तो अडानी सेफ है। तो यानी आप समझ सकती हैं कि जो बातें चल रही हैं वो किस तरफ जा रही हैं, और राहुल गांधी भी यहाँ से कहने का प्रयास क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मीडिया मोदी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और ये राहुल गांधी की बातें नहीं पहुँचाता। राहुल गांधी क्या किसी और विपक्षी नेता की भी नहीं पहुँचाता जी। तो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं, यानी एक तरीके से कहा जाए कि राहुल गांधी एक मीडिया जो लिटरेसी है, जो मीडिया साक्षरता है, उसका भी काम राहुल गांधी एक तरीके से कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि मीडिया साक्षरता का काम करना अच्छा है, लेकिन खुद मीडिया बन जाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से अब देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के तमाम नेता जो अपने अपने चैनल खोल के खुद जो है वो पत्रकार भी बन जा रहे हैं। तो भाई राजनीति कर लो या पत्रकारिता कर लो, पत्रकारिता हमको करने दो, राजनीति तुम ही कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ठीक है, अच्छी बातें आप जो कर रहे हैं, चूँकि मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप उसको एक हथियार के तौर पर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। ये दूसरी बात ये भी है, चूँकि आपका लक्ष्य जो है वो अखबार निकालना या कोई मीडिया संस्थान चलाना नहीं है, आपका लक्ष्य जो है वो देश चलाना है, तो देश चलाइए, उसके लिए ज़्यादा बड़ा लक्ष्य आपके सामने होना चाहिए। तो जो मीडिया से गए हुए लोग हैं, ठीक है, उनकी अपना शौक पूरे हो रहे हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक पार्टी के तौर पे जो है आपको वो काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी पार्टी के तौर पे जो है जो काम है उसको जिम्मेदारी से निभा भी रहे हैं, और जनता को मीडिया के प्रति साक्षर भी बना रहे हैं, और जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की बात कर रहे हैं कि मीडिया किस तरीके से इन मुद्दों का विलोप करता जा रहा है, और चर्चा वहाँ किन मुद्दों पे हो रही है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरीके से प्रशस्ति गाई जा रही है, इसकी तरफ राहुल गांधी जो ज़बरदस्त तरीके से ध्यान दिला रहे हैं समिता जी। खास तौर पर उस ओर जहां पर अदानी को किस तरह से महाराष्ट्र की सारी परियोजनाएं गुजरात भेजी जा रही है, अदानी को धारावी का जो बड़ा प्रोजेक्ट मिला, और ये भी पता चला है कि कैसे
चुनाव की घोषणा से कुछ पहले ही एकनाथ शिंदे ने कैसे तमाम फाइलों को आगे बढ़ाया, बहुत सारे खुलासे इस समय हो रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मीडिया के मतलब जो प्राइम टाइम में अभी भी हिंदू मुसलमान, क्योंकि वही चीज बीजेपी को सूट कर रही है। लेकिन राहुल गांधी ने आज इस पर भी एक तंज कसा है और वो लगातार मीडिया को निशाने पर लेते रहे हैं। अब देखना यह है कि मीडिया उसका जमीर कब जागता है। बहरहाल ये एक दूसरा मुद्दा है। फिलहाल अमलेंदु जी चर्चा करते हैं महाराष्ट्र चुनाव की, जहां पर इस समय अभी जो हमने चर्चा की कि अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, इन लोगों के तीनों के बीच में जो है आपसी तालमेल की भारी कमी देखी जा रही है। हर दिन लगभग हम लोग इस विषय पर चर्चा कर ही लेते हैं, और लेकिन रोज कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है सामने जिस पर फिर इसी चर्चा को आगे हमको बढ़ाना पड़ता है। जैसे अजित पवार से जब ये पूछा गया कि आप किसको सबसे अच्छा मुख्यमंत्री मानते हैं, तो उन्होंने न देवेंद्र फडणवीस का नाम लिया, न उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम लिया। उद्धव ठाकरे का तो वो बोलेंगे ही नहीं, लेकिन उन्होंने नाम लिया विलासराव देशमुख का। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। और इधर जब एकनाथ शिंदे से ये पूछा गया कि अब क्या आप सीएम पद की दावेदारी में नहीं है, क्योंकि अमित शाह ने तो ये कह दिया है पुणे की रैली में कि देवेंद्र फडणवीस को आप लोग मजबूत बनाइए, हमको मजबूत बनाइए। तो इस पर आपका क्या कहना है? तो एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मजबूत करने की बात कही, क्योंकि वो एक उम्मीदवार हैं और चूंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं और हम सब साथ में हैं। लेकिन सीएम पद को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब एकनाथ शिंदे ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी सीएम की कुर्सी सुरक्षित है। उधर अजित पवार अपनी इच्छा अलग जता चुके हैं, देवेंद्र फडणवीस की इच्छा अलग जाहिर है, अमित शाह ये सारी बातें बोल रहे हैं। और जैसा कल भी हमने कहा था कि वो बोल रहे हैं कि आज जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसे में अजित पवार का ये जो बयान है कि विलासराव देशमुख सबसे अच्छे मुख्यमंत्री थे, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? इसका मतलब सुमित्रा जी, एक तो उन्होंने शरद पवार को भी अच्छा मुख्यमंत्री नहीं बताया। पहली चीज़ तो ये देखा जाए कि शरद पवार को भी बता सकते थे। तो जाहिर सी बात है शरद पवार को इसलिए नहीं बताया कि चाचा भतीजे में इसमें लड़ाई चल रही है, तो शरद पवार को नहीं बता सकते। हालांकि शरद पवार एक सफल मुख्यमंत्रियों में रहे हैं और उनकी छाप लंबी है, तो इससे अगर सही विश्लेषण करना था अजित पवार को तो शरद पवार का नाम भी ले सकते थे, वाई बी चौहान का नाम ले सकते थे, बहुत नाम ले सकते थे। लेकिन उन्होंने विलासराव देशमुख का लिया। जाहिर सी बात है कि उन्होंने जिनको देखा उनका नाम लिया, जिनके साथ उनके संबंध रहे होंगे, और विलासराव देशमुख का उन्होंने नाम लिया। लेकिन फडणवीस का नाम ना लेना या एकनाथ शिंदे का नाम ना लेना, ये साफ तौर पे जाहिर करता है सुमित्रा जी कि अजीत पवार के मन में कुछ और चीज़ें चल रही हैं। और जिसकी जो है कल हम लोगों ने न्यूज़ पॉइंट में एक चीज़ जो हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं राजीव रंजन श्रीवास्तव जी, उन्होंने नवाब मलिक का जो इंटरव्यू लिया है वो हम लोगों का चलेगा, लेकिन उसका एक क्लिप जो थी छोटी सी वो हम लोगों ने कल न्यूज़ पॉइंट में चलाई थी। और उसमें वो नवाब मलिक कह रहे हैं कि चुनाव के बाद अजीत पवार तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो वो कहा कि एक विधायक वाला मधु कोड़ा जो है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी अजीत पवार भी मानकर चल रहे हैं कि परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि चाहे इधर रहें या उधर। प्रशांत जी ने पूछा उनसे कि भाई आप मतलब कहना क्या चाहते हैं, इधर या उधर, जो भी होगा अजीत पवार तय करेंगे। तो यानी अजीत पवार कहीं भी किधर भी जा सकते हैं, ये एक तरीके से नवाब मलिक के उससे मालूम पड़ता है। और अजीत पवार का विलासराव देशमुख को बेहतरीन मुख्यमंत्री बताना, ये भी साफ तौर पर इशारा करता है कि अजीत पवार कभी भी किधर हो सकते हैं। इधर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार को लेकर टिप्पणी की कि वो अभी लंबे समय तक सेकुलर लोगों के साथ रहे हैं, जो हिंदू विरोधी थे, उनको अभी समय लगेगा समझने में। यानी अजीत पवार भी, देवेंद्र फडणवीस भी अजीत पवार को अपने साथ मानकर नहीं चल रहे हैं। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है सुमित्रा जी। और एकनाथ शिंदे तो जिस तरीके से कह रहे हैं कि साहब वो उनके लिए कहा, लेकिन एकनाथ शिंदे भी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि अमित शाह के बाद नितिन गडकरी ने भी साफ तौर पे कहा कि जब चुनाव हो जाएगा तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो वो तय करेगा। उन्होंने ये नहीं कहा मायावती का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, ये कहा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, यानी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जाहिर सी बात है कि बीजेपी की मंशा साफ है कि किसी भी तरीके से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं बनेंगे। और ये संदेश सुमित्रा जी जमीन पर जा रहा है एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं में भी और अजीत पवार के कार्यकर्ताओं में भी। तो इसका खमियाजा मुझे लगता है बीजेपी को महाराष्ट्र के चुनाव में भुगतना पड़ेगा कि फिर देवेंद्र इनका
एकनाथ शिंदे का या अजीत पवार का कार्यकर्ता जो है वो क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, क्यों भारतीय जनता पार्टी की सीटें जितवाने का काम करेगा। तो ये अब देखना होगा। बहरहाल जो कहा अजीत पवार ने उसके मायने बहुत विशद हैं, काफ़ी व्यापक हैं और ये साफ तौर पर संकेत देते हैं कि चुनाव के बाद भी, मुझे लगता है 23 नवंबर के बाद भी बहुत सारे खेल होंगे अगर कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं। हालांकि जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि अजीत पवार को या किसी शिंदे को या किसी को भी इस तरीके का कोई खेल करने की कोई मौका नहीं मिलेगा। और जो सूचनाएं हैं और जो जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी भारी बहुमत के साथ वहाँ सरकार बनाने जा रहा है। बाकी 23 नवंबर को क्या होता है, 20 नवंबर को मतदाता क्या अपना फैसला देता है, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। फिलहाल जो अभी दिख रहा है सामने से वो ये दिख रहा है समिता जी। जी, 23 नवंबर को तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र की सत्ता किसके हाथ में रहेगी, अदानी के हित कितने सुरक्षित रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये सारी बातें 23 नवंबर को तय होंगी। और उस दिन ये भी तय हो जाएगा कि असली शिवसेना कौन सी है और असली एनसीपी कौन सी है, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र में एक और महायुति और महाविकास अघाड़ी में अगर टक्कर चल रही है तो दूसरी ओर एक टक्कर जो है वो शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट और एनसीपी शरद पवार गुट, इन दोनों के बीच में भी चल रही है। और कम से कम 83 सीटें ऐसी हैं जिन पर इन दोनों के बीच सीधी टक्कर है। अगर हमारे पास वो ग्राफिक्स है तो हम दिखा दें कि किन किन सीटों पर, देखिए ये सीटें आ गई, 46 सीटें, 43 में से 46 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट और यूबीटी मतलब उद्धव ठाकरे गुट के बीच सीधा मुकाबला है, जिसमें विदर्भ की 5 सीट, पश्चिम महाराष्ट्र की 8, मुंबई की 10, उत्तर महाराष्ट्र की 4 सीट, मराठवाड़ा की 10 सीट और कोंकण की 9 सीटें हैं। इन 46 सीटों पर शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जो है ये आपस में भिड़ेंगे। और उधर 37 सीटें जो हैं वो एनसीपी यानी अजित पवार गुट और शरद पवार गुट, इनके बीच सीधा मुकाबला, जिसमें विदर्भ की 3 सीट, मराठवाड़ा की 6, पश्चिम महाराष्ट्र की 21 सीटें, मुंबई की 1 सीट, उत्तरी महाराष्ट्र की 3 सीट और कोंकण की 3 सीटें हैं। अब अमलेंदु जी, ये तो हमने केवल 83 सीटों का एक वो दिखाया कि इनमें 37 सीटों पर पवार गुट मतलब एनसीपी और 46 सीटों पर शिवसेना, इनके बीच आपस में कड़ी टक्कर है। लेकिन ये 83 सीटें क्या महाराष्ट्र का भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी? इन दोनों दलों के साथ साथ क्या महाराष्ट्र का भविष्य भी इन 83 सीटों पर तय होगा? और क्या यहाँ पर संघ ने अगर बीजेपी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि हमने ये देखा है कि संघ मान चुका है कि अजित पवार के आने से हमारे वोट ट्रांसफर नहीं हुए या नहीं होंगे, ये भी वो पहले लिख चुका है। और उधर जो है शिंदे गुट भी कई मामलों पर किनारा कर चुका है पवार गुट से। ऐसे में जब ये महायुति के बीच ही दरार है तो ये 83 सीटें क्या गेम चेंजर साबित हो सकती हैं? अब देखिए समिता जी, बिल्कुल ये 83 सीटें गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। और इन 37 सीटों पर तो अजीत पवार और शरद पवार की पार्टियों को दोनों के बीच में सीधा सीधा मुकाबला है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठी, अभिषेक मनु सिंघवी ने जब रखा था कि घड़ी का ये प्रचार कर रहे हैं और शरद पवार का फोटो और वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस समय उन्होंने कहा था कि हमारा सीधा सीधा मुकाबला 36 सीटों पर है और ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समिता जी, एक बात तो तय है कि जो ये 83 सीटों का हम लोग जो जिस तरीके से बता रहे हैं उसमें जो खासतौर से 37 सीटें जिन पर सीधा सीधा मुकाबला है और 46 सीटों का जो है जिस तरीके से शिवसेना दोनों हैं उनके बीच में मुकाबला है, ये काफ़ी कुछ तय करेंगी। लेकिन एक बात समझ में आ रही है समिता जी, जिस तरीके से ये सीटें हैं 83 सीटें आती हैं, कि क्या दोनों एनसीपी और दोनों शिवसेना मिलाकर बीजेपी से बड़ी पार्टियां बनने जा रही हैं? अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो कल को क्या परिस्थितियां बन सकती हैं, इसकी तरफ भी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से तो गोटियां ठीक फिट की हैं कि भाई 20 तारीख को मतदान होगा, 23 नवंबर को मतगणना होगी, 24 तक लोगों को सर्टिफिकेट मिलेंगे, 25 तक सरकार बनानी होगी, वरना 26 को राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन क्या बीजेपी इस स्थिति में आ भी पाएगी कि राष्ट्रपति शासन लगाने के बावजूद वो सरकार बना पाए किसी भी तरीके से, तोड़फोड़ करके या किसी भी तरीके से? और अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को कुछ नहीं मिलना है तो क्यों बीजेपी के साथ वो रहेंगे अगर कोई फाइलें नहीं हैं? हालांकि अजीत पवार तो साफ साफ कह चुके हैं कि उनकी फाइल थी और देवेंद्र फडणवीस ने उनको फाइल दिखाई थी, तो लेकिन वो फाइलें भी अब कितना काम करेंगी ये भी एक चीज़ होगी। चूंकि समिता जी, डर अब लोगों का निकल रहा है कि ठीक है जेल भेजना है, भेज दो जेल, क्या कर लोगे? ये चीज़ें जिस तरीके से आ रही हैं और जेल से आने के बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दहाड़ रहे हैं समिता जी, तो वो जेल के तो एक तरीके से कहा जाए वो हवा निकाल दी ईडी सीबीआई की फाइलों की।
और ये भी साबित हो गया कि अगर आप जिनको पहले भ्रष्टाचारी बताते हैं फिर आप उनको अपने साथ लेकर आ जाते हैं, वो आप पे पवित्र हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में आपकी धुल जाते हैं। तो यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट बढ़ रहे हैं और ये निश्चित तौर पे ये जो दोनों शिवसेना और दोनों एनसीपी के बीच जो मुकाबले हैं ये बहुत कुछ महाराष्ट्र की राजनीति तय करेंगे। अब देखना ये है कि जनता इनमें से किसको असली शिवसेना और किसको असली एनसीपी मानती है। और कल जिस तरीके से सर मित्रा जी एक वीडियो वायरल हुआ है काफ़ी ज़्यादा, हम लोगों ने उसको ब्रेकिंग में दिखाया भी था कि वो शरद पवार जो है वो बारिश में भाषण दे रहे हैं। यानी जो आपको याद होगा कि पहले भी जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था काफ़ी ज़्यादा और उसका फ़ायदा जो था बहुत कुछ ज़्यादा मिला शरद पवार को, वो फिर वीडियो वायरल हो रहा है कि बारिश में शरद पवार जो है 84 साल की उम्र में और भाषण दे रहे हैं और बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं। हालांकि वो चूँकि कैंसर से उबर कर चुके हैं तो उनके बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, बातें साफ समझ में नहीं आती हैं। उसके बावजूद लोग बहुत शिद्दत के साथ शरद पवार को सुन रहे हैं। तो शरद पवार की अपील और उधर उद्धव ठाकरे का हमलावर रुख बीजेपी पर और ये कहना कि नरेंद्र मोदी ने उनको गाली दी, उनकी माँ को गाली दी, उनके पिता को गाली दी, ये बहुत सारे मुद्दे इस तरीके से बन चुके हैं समिता जी कि अब बीजेपी के लिए संकट जो काफ़ी ज़्यादा हो गया। यही वीडियो है समिता जी, शरद पवार जो है बारिश में भीगते हुए और भाषण दे रहे हैं जो हम लोगों के बीच में चल रहा है। तो ये अब बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती जा रही है। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी चल दिए हैं विदेश 3 देशों की यात्रा पर, तो ये भी साफ तौर पे एक तरीके से देखा जा सकता है कि क्या बीजेपी ने अपने को वहाँ से बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया है। चूँकि राहुल गांधी भी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हैं, उद्धव ठाकरे काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हैं और शरद पवार की एक भावुक अपील जो है वो काफ़ी ज़्यादा असर करती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए अजीत पवार जो हैं वो अब शरद पवार पर कोई हमला कर नहीं पा रहे हैं सर मित्रा जी। और जब भी ऐसा हमला हुआ भी है जी तो एक बैकफायर ही हुआ है, क्योंकि एनसीपी अजित पवार गुट के लोगों ने ही इस बात को नकार दिया कि आप शरद पवार को लेकर कुछ नहीं कहेंगे। आप कुछ कह रहे थे अमलेंदु जी? जी मैं यही कह रहा था कि और अजित पवार ने भी जिस तरीके से अडानी को लेकर जो बातें कही और कि वो बैठक हुई उसमें शरद पवार मौजूद थे और फिर शरद पवार की तरफ से शायद आया कि हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। यानी अब जो अडानी का मसला, गुजरात का मसला है, वो भी एक बड़ा मसला है समित्र जी बन गया। और प्रधानमंत्री जाकर जो बातें कर रहे हैं और अमित शाह जो बातें जाकर कर रहे हैं, तो वो विपक्ष के जो आरोप है कि गुजरात से सरकार संचालित हो रही है और ये गुजरात के एजेंट हैं एक तरीके से एकनाथ शिंदे, ये बातें भी अब जनता की नजर में जा रही है। और गुजरात को लेकर समित्रा जी एक कहा जाए कि जो वैमनस्य का भाव है वो मराठी मानुष में पहले से रहा है। शिवसेना का जो उदय हुआ, शिवसेना जो वहां सरसब्ज हुई, वो सबसे पहले गुजरातियों के खिलाफ ही उसका आंदोलन शुरू हुआ था। उसके बाद फिर वो लुंगी वाला जो है दक्षिण भारतीयों के खिलाफ वो शुरू हुआ था। बाद में मनसे ने उत्तर भारतीयों के खिलाफ जाके किया और मनसे जिस तरीके से उत्तर भारतीयों के खिलाफ बातें करती रही और बीजेपी के उसके साथ जो संबंध नजर में आ रहे हैं, उससे जो उत्तर भारतीय मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ होता था, उसके मन में भी ये खटका बैठ रहा है कि अगर बीजेपी सरकार में आती है तो ये मनसे को बढ़ावा देगी और मनसे फिर वहां उत्तर भारतीयों पर हमले करेगा। तो ये चीजें, कई चीजें इस तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कतें पैदा होती दिखाई दे रही है। जी, बीजेपी के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। और आपने ये कहा कि जेल भेजा अरविंद केजरीवाल को, जेल भेजा हेमंत सोरेन को, उसी में एक नाम नवाब मलिक का भी हम ले सकते हैं कि जेल भेजा नवाब मलिक को भी, लेकिन वो भी आकर बाहर है। अभी वो महायुति में, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए मुसीबतें जो है उसके अपने खड़ी कर ही रहे हैं और इधर उसकी अपनी रणनीतियां भी फेल हो रही हैं। कल जो सराय खालेगांव चौक का नाम बिरसा मुंडा रखा, उस पर हेमंत सोरेन का एक ट्वीट जो आ गया है, अगर उस ट्वीट को हम देख सकते हैं तो दिखा दें हम स्क्रीन पर। ये है वो ट्वीट हेमंत सोरेन का जिसमें वो लिख रहे हैं कि ये है वो बस स्टॉप, वह चौक जिसका नाम हमारे भगवान बिरसा मुंडा पर रखा गया है। ये अपमान नहीं है तो और क्या है? क्या राजधानी दिल्ली में हम आदिवासियों के आराध्य के सम्मान के लिए, उनके प्रतिष्ठा एवं हमारी आस्था के अनुरूप क्या कोई और उपयुक्त स्थान नहीं था? क्या सेंट्रल विस्टा का नाम हमारे भगवान पर नहीं रखा जा सकता था? यह झारखंडियों समेत देश के सभी आदिवासियों मूलवासियों का अपमान है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस कदम को तुरंत वापस ले और हमारे भगवान, हमारे नायक को उनके प्रतिष्ठा, हमारे आस्था के अनुकूल स्थान दे। अमरेंद्र जी, ये जो एक ट्वीट है हेमंत सोरेन का, मतलब बीजेपी ने तो ये सोचा होगा कि उसने कोई कमाल कर दिया कि दिल्ली में चौक का नाम रख दो और वहां झारखंड में उसका फायदा ले लो। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने मुद्दा उठा दिया कि भाई सेंट्रल विस्टा का नाम आपने क्यों नहीं रखा बिरसा मुंडा के नाम पर, तो अगर आपको आदिवासियों को, हमारे भगवान को इतनी इज्जत देनी है तो फिर आप सीधे उनको अच्छी वो दीजिए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी को जिस तरीके से घेर लिया हेमंत सोरेन ने और ये मांग कर लिए कि आप इस फैसले को वापस लें। अब बीजेपी अगर फैसला वापस लेती है तो वो फंसती है, नहीं लेती है तो भी वो फंसी चुकी है। क्या कहेंगे हेमंत सोरेन, उधर कल्पना सोरेन, ये लोग जिस तरह से रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं,
उसमें जबरदस्त तरीके से बीजेपी को घेर रहे हैं। अभी जो अगला जो मतलब 20 तारीख को जो दूसरे और आखिरी दौर का मतदान होगा, उसमें हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, इन तीनों के निर्वाचन क्षेत्रों पर भी मतदान है। और ऐसे में हेमंत सोरेन ने जो नया खेल कर दिया है बीजेपी के साथ, क्या बीजेपी ऐसे में और फंस जाएगी? बिल्कुल समिता जी, बीजेपी इसमें फंस गई है और इसमें जो साथ दिया है अरविंद केजरीवाल ने भी हेमंत सोरेन का। एक तरीके कहा जाए, आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि भाई अमित शाह जी ये बताइए आपने किस अधिकार के साथ आपने ये नाम बदल दिया, क्योंकि वो जगह जो जिसका आपने नाम बदला है वो बस स्टॉप है, वो बस स्टॉप दिल्ली सरकार का है, तो आपने उसका नाम कैसे बदल दिया? आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और समिता जी, कोई भी नाम बदले जाते हैं, चाहे किसी सड़क का, किसी चौक का या किसी शहर का, तो उसके लिए बाकायदा कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होता है, शासन से उसकी अनुमति ली जाती है, शासन उसको पारित करता है। तो दिल्ली सरकार के अधीन जो चीज़ है उसका फैसला अमित शाह या नरेंद्र मोदी कैसे ले सकते हैं? और अगर केंद्र सरकार ने भी कोई फैसला लिया है तो बताइए कब आपकी कैबिनेट में पास हुआ? ये है। दूसरी बात समिता जी ये है कि नरेंद्र मोदी कल जिस तरीके से जमुई में थे और उन्होंने वहाँ से बातचीत की, वो साफ तौर पे आचार संहिता का उल्लंघन है। आप एक राज्य में जहाँ से बिरसा मुंडा के प्रति लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसके बगल में आपको 30 किलोमीटर दूर खड़े होकर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये किया। लेकिन वो चूँकि चुनाव आयोग है, वो जो आरोप विपक्ष लगाता रहता है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और असल में जब आंदोलन होते हैं तो वो आंदोलनकारी बहुत से नारे लगाया करते थे कि ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है। तो बीजेपी के ऊपर भी ये आरोप लगता है कि ये भी नारे लगाते हैं कि ये अंदर की बात है, चुनाव आयोग हमारे साथ है। तो वो ये अंदर की जो बात है, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है, तो ये सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के विरुद्ध कांग्रेस ने शिकायतें की हैं चुनाव आयोग से, लेकिन अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि उस पर कोई एक्शन लिया गया है। जबकि वो कांग्रेस का कहना ये है कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं वो आपराधिक कृत्य है, उस पर आपराधिक मुकदमा कायम होना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए। तो अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है कि उस पर कोई हुआ है। तो ये जिस तरीके से सामने आ रहा है, तो ज़बरदस्त तरीके से फंसा दिया है हेमंत सोरेन ने। चूँकि बिरसा मुंडा के प्रति आदिवासियों की एक अगाध श्रद्धा है, और बिरसा मुंडा के नाम पे इस तरीके से एक चौक का, बस स्टॉप का नाम आप कर दें, और बड़ा सवाल उठाया कि भाई ये सेंटर विस्टा का नाम क्यों नहीं हो सकता था? अगर आप ये कहते हैं कि आपकी आस्था है तो सेंटर विस्टा का नाम आप कर देते, इंडिया गेट का नाम कर देते भाई, अगर ज़्यादा आपको लगता था। किसी का भी आप बड़े उसका नाम कर सकते थे। यानी आपने एक छोटे से बस स्टॉप जो है उसका नाम आपने बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया। तो ये निश्चित तौर पे एक तरीके से बिरसा मुंडा का अपमान है, और हेमंत सोरेन इसको मुद्दा बना रहे हैं, और ये मुद्दा झारखंड में बन भी रहा है समित्रा जी। झारखंड में बिरसा मुंडा के नाम को भुनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हालांकि वो ये भूल जाती है कि बिरसा मुंडा उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत दी, जबकि बीजेपी के जो पुरखे हैं वो किस तरह अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो ये बात भी इतिहास में दर्ज है। हालांकि बीजेपी जो है इतिहास के ऐसे पन्नों को छोड़ देती है, या अगर उसको ज्यादा दिक्कत होगी तो वो कहेगी कि इतिहास के तो पन्ने खाली ही हैं, इसमें कांग्रेस अपनी मनमानी या इंडिया गठबंधन अपने मनमानी बातें दर्ज कर रहा है, वो ऐसा भी कह सकती है। लेकिन बीजेपी चाहे जो कहे, मोदी चाहे बातों को जितना भी घुमाए, आज राहुल गांधी ने उन बातों को बिल्कुल उनके जो ट्विस्ट करने वाली जो आदत है राहुल गांधी ने उसकी नब्ज पकड़ ली और उसको लेकर जबरदस्त प्रहार किया। हेमंत सोरेन ने बिल्कुल उनको बिरसा मुंडा के नाम को भुनाने की जो एक कोशिश थी उसको लेकर बीजेपी को घेर लिया। उधर शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ये सारे नेता भी अपने अपने तरीकों से बीजेपी को घेरने में लगे हुए हैं। और इन सब के बीच जब मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि अपनों पर भी डंडा चलाना पड़ता है, तो अब सवाल उठ रहे हैं कि अब ये डंडा संघ जो है वो किस पर चलाने जा रहा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 20 तारीख तक और कौन कौन सी बातें अब इसमें आ जाती हैं, और कितने डंडे, गद्दार और मेमोरी लॉस और DNA और तमाम शब्दावली जो है अभी 20 तारीख तक और कितनी बढ़ जाती है इस चुनावी डिक्शनरी में, ये देखना होगा। फिलहाल अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए DB लाइव के साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।